भारत सरकार का नियम है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। क्या आप गरीब नहीं हो? 2.5 लाख वाला आदमी अमीर और 8 लाख वाला सवर्ण गरीब। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया 2.5 लाख ज्यादा है या 8 लाख ज्यादा है। 2.5 लाख वाला गरीब अमीर आदमी इनकम टैक्स पे करो और 8 लाख वाला सवर्ण गरीब। और पिछड़े वर्ग का इनकम 6 लाख रुपया है तो क्रिमिलियर में आते हो। 6 लाख वाला आदमी अमीर है और 8 लाख वाला सवर्ण गरीब। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? ये आंकड़े मेरे नहीं है, क्रिमिलियर का मापदंड भी उन्होंने बनाया, इनकम टैक्स का भी मापदंड उन्होंने बनाया और 8 लाख की मर्यादा भी उन्होंने रखी। तमाशा बना रखा है। समझ में नहीं आता क्या हम लोगों को? मैं कहता हूं, अगर इस देश में सवर्ण आरक्षण का विरोध कोई भी पार्टी नहीं करेगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेंगे और 5 मार्च को भारत बंद करेंगे, बकाया बंद करेंगे। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, दोबारा बता रहा हूं। इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा दे दो, हमें एतराज नहीं है। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, क्या एतराज है? जिसकी जितनी संख्या उनको उतना हिस्सा दे दो, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। और अगर अखिलेश यादव और मायावती जी को कहना चाहता हो आपका गठबंधन मजबूत है तो क्रिमिलियर हटाने का आवाज उठाओ। कि 314 बच्चे आईएएस बनते रह गए, आधे भारत के कलेक्टर बनते रह गए। उठाओ क्रिमिलियर की आवाज। पिछड़े के नाम पर वोट चाहिए, पिछड़े के नाम पर मोदी को वोट चाहिए, पिछड़े के नाम पर आजकल अखिलेश भी बोलता है कि बीजेपी ने मुझे एहसास कराया मैं पिछड़ी जाति का हूं। तो क्रिमिलियर का आवाज उठाओ, जाति जनगणना का आवाज उठाओ। अरे देश में 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है। 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है। और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 12,60,000 कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है। 12,60,000 करोड़ कर्ज माफ करने के लिए नहीं है बोलते। और 3 साल में 17,15,000 करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया। उद्योगपतियों का माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, किसानों का माफ करने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्योगपति आपको चुनावी चंदा देते हैं ना। उद्योगपति चुनावी चंदा देते हैं और फिर उन चंदों से आप वोट खरीदते हो, मीडिया को मैनेज करते हो, वोट खरीदते हो। और हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि एक वोट का 500 रुपया मिल रहा है। एक वोट का 500 रुपया मिल रहा है। वो सोच रहे हैं अरे तो 5 साल में एक ही बार देंगे ना, 12 महीने का 100 रुपया, तो महीने का कितना हुआ? 8 रुपया। रोज का कितना हुआ? 25 पैसा। भिखारी आजकल 25 पैसा लेता है, किसी से चवन्नी लेता है क्या? हम लोग चवन्नी में वोट देकर आ जाते, रोज का चवन्नी। 500 तो ज्यादा बता दिया। आजकल वो क्या चलता है? देसी क्या बोलते हैं आप लोग यहां? पौवा। क्या कीमत है? पीने वाला आदमी बताए तो सही बताएगा। कितना? 70 रुपया। 70 रुपये में आप उन्हें मालिक बनाते हो, राजा बनाते हो 70 रुपये में। अरे एक बार वो शराब पिलाएंगे, आपके एक बार शराब पिलाएंगे
5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। याद रखना, 5 साल आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे। एक बार शराब पिलाएंगे, इंग्लिश पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। हमारी जमीनें छीनने का काम चल रहा है, हमारी नौकरियां छीनने का काम चल रहा है, हमारा आरक्षण खत्म करने का काम चल रहा है, हमारा रोजगार खत्म करने का काम चल रहा है, और वोट का अधिकार भी खत्म करने का काम चल रहा, खत्म करने का साजिश चल रही है। और हमें बताया जाता है क्या कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। 72 साल के मुसलमानों ने सरकारें चलाई है क्या? हमें बताया जाता है कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है, नीतियां तुम बना रहे हो, देश तुम चला रहे हो, और हमें कहते हो कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। अरे उन मुसलमानों का जो 1947 में 33% नौकरियां थी, 1% हो गया। 70 कमीशन का रिपोर्ट है, और 70 कमीशन का रिपोर्ट है 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे नहीं देखे, स्कूलों के दरवाजे। 70 कमीशन का रिपोर्ट है, 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा है। IAS IPS बनने की बात बहुत दूर की है, अधिकारी बनने की बात बहुत दूर की है, स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा। और हमें उलझाते हो मुसलमानों के विरोध में, कभी गर्भवापसी के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, और हमें कहते हो मुस्लिम दुश्मन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुस्लिम दुश्मन नहीं है। इस देश में जो संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी लोग, संविधान को खत्म करने वाले लोग हमारे असली दुश्मन है। याद रखना, संविधान को खत्म करने वाले लोग हमारे दुश्मन है। अगर राम नरेश जी ने आपको कहा आप तो दुश्मन की पहचान नहीं करते हो, तो आज से पहचान कर लो कि आपके संविधान में दिए हुए अधिकारों का कोई विरोध करता है तो समझ जाना यही दुश्मन है। हमारे आरक्षण के विरोध में कभी भी मुसलमानों ने सड़कों पर नहीं उतरा, हमारे साथ छुआछूत कभी मुसलमानों ने नहीं किया, हमारे साथ जाति भेदभाव कभी मुसलमानों ने नहीं किया, हमारा आरक्षण मुसलमानों ने नहीं छीना, उन्हें ही नहीं मिल रहा, वो कहां से छीनेंगे? तो जो संविधान ने हम सबको दिया हुआ अधिकार वो छीनने का काम करने वाले लोग असली हमारे दुश्मन है। याद रखना, असली दुश्मन वो ही है, चाहे कोई भी हो, वो हमारे असली दुश्मन है। अगर उनको पहचान लिया तो मामला आसान हो जाएगा। 2019 का चुनाव, इस देश का चुनाव, 2019 का चुनाव आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। भविष्य, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, और ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, और आपके आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बचाने का चुनाव है। केवल चुनाव नहीं है, यहां से आपका भविष्य या तो और खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, या आप इस देश में अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक हो जाओगे। ये लड़ाई मजलूमों की है। अगर मुसलमानों को आदेश मिला है कि जालिमों का साथ मत देना, मजलूमों के साथ खड़े रहना, तो मुसलमानों का फर्ज है मजलूमों के साथ खड़े रहना। अगर आपको आदेश मिला है कि जालिमों के साथ मत खड़े रहना, जालिम कौन है? जो हमारा शोषण कर रहा है। जालिम कौन है? जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। जालिम कौन है? जो हमारा अधिकार छीन रहा है। जालिम कौन है? जो आपस में लड़ा रहा है हमें, वो जालिम लोग हैं। 2019 का चुनाव जालिम और मजलूमों के बीच का चुनाव है, और देश में सारे मजलूम
अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो इस देश के आप मालिक हो जाते हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 24 सितंबर 1944 को कहा, जाओ अपनी घर के दीवार पर लिख दो, आने वाले कल के शासक करती जमात हो। आपने यहां पर देखा होगा, हमारा कोई छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता कोई भी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पन्ना पढ़कर बोलता नहीं है। पढ़ कर बोला क्या? किसी ने पन्ना ऐसे लाइन टू लाइन पढ़कर बोला क्या? हम क्यों नहीं बोलते पन्ना पढ़ कर? मालूम है, काशीराम साहब ने हमें सिखाया, जो पढ़ कर बोलते हो, जो पढ़ कर बोलते हैं, उन्हें अपने दिमाग पर विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कहीं गलती हो जाएगी और डर के मारे पढ़ कर बोलते हैं। यहां पढ़कर बोलने वाले नहीं हम लोग, हम किसी का लिखा हुआ पढ़ते नहीं, हम किसी का लिखा हुआ पढ़ते नहीं। ये लिखा हुआ पढ़ने का बहन जी को मुबारक, भाई बहन जी को मुबारक। 40-45 साल के बाद पढ़ कर बोल रहे हो। 40 साल के बाद तो अनुभवी आदमी हो जाता है, सीख जाता है खुलेआम बोलने का। बच्चा अगर डर डर कर बोलता है, भूल जाऊंगा ये सोचकर बोलता है, तो लिख कर बोलता है, समझ में आता। सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती, इसलिए वो लिख कर बोलती है, समझ में आता। बहन जी को कौन सा परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? और लिखकर देता कौन है, उस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं। लिखकर देता कौन है, उस आदमी को ढूंढ रहा हूं। क्यों ढूंढ रहा हो? कि उन्होंने ST OBC माइनॉरिटी की बात बंद कर दिया और बहुजनों को सर्वजन में तब्दील कर दिया। और दुश्मनों ने सोचा होगा कि माननीय कांशीराम साहब चले गए और मिशन खत्म हो गया। वो भूल गए कि कांशीराम साहब ने हजारों हमारे जैसे लोग पैदा कर दिए गए। भूल गए वो कांशीराम साहब ने, माननीय कांशीराम साहब ने हजारों लोग पैदा कर दिए, हमारे जैसे लोग, हजारों लोगों को पैदा किया है। किस किस को खरीदोगे? किस किस को खरीदोगे? किस किस को CBI से डराओगे? किस किस को सुप्रीम कोर्ट से डराओगे? किस किस को आय से अधिक संपत्ति के नाम पर डराएंगे? अखिलेश को आजकल डरा रहे CBI से, खनिज में, खनन में डरा रहे हैं कि घोटाला हुआ। मैं कहता हूं अमित शाह के बेटे के ऊपर CBI लगाओ ना। जो 50,000 16 दिन में 50,000 का 80 करोड़ बना दिया नोटबंदी के वक्त का, वो पैसा कैसे 80 करोड़ हो गया? 16,000 गुना बढ़ गया। उधर CBI लगाओ ना। क्यों नहीं लगा रहे हो? अखिलेश नहीं बोल सकता, डर के मारे। अखिलेश के बदले हमें बोलना पड़ता है, मायावती के लिए भी हमें बोलना पड़ता है। हमारी मजबूरी है भाई, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसीलिए ये लड़ाई केवल इलेक्शन की नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए। और आपको बात बता देता हूं, हमारी पार्टी का मुद्दा क्या है। हमारा पहला मुद्दा है 100% आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसका इतना हिस्सेदारी। हमारा दूसरा मुद्दा है, इस देश में जमीनों का सर्वे हुआ, जमीन का सर्वे हुआ है तो 52.5% OBC के पास 4% जमीन है, आदिवासी के पास 0.5% जमीन है, शेड्यूल कास्ट के पास 0.5% जमीन है, मुस्लिम के पास 1% जमीन है। अर्थात 85 के लोगों के पास 6% जमीन है और 15 वालों के पास 94% जमीन है।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 सितंबर 1954 में राज्यसभा में स्पीच किया कि देश में भूमि आयोग बनना चाहिए, भूमि की मर्यादा तय हो और अतिरिक्त भूमि जो आप 1 रुपये में दे रहे हो मीटर के, लाखों मीटर टाटा बिरला अंबानी को दे रहे हो, अरबों खरबों की जमीन, इस देश में भूमि आयोग बनना चाहिए। अतिरिक्त भूमि की मर्यादा तय हो और अतिरिक्त भूमि जब्त होनी चाहिए और भूमि विहीन लोगों में बांट देना चाहिए। अब कौन पार्टी ये मुद्दा उठाएगी? चंदा बंद हो जाएगा फिर तो। समान एजुकेशन होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा एक ही सिलेबस पढ़ना चाहिए, एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। तब फिर आ जाओ मेरिट में हमारा मुकाबला करो। हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, खिचड़ी खिलाकर भगा देते हो, बाद में कहते हो इनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, तो आ जाओ ना, समान एजुकेशन कर दो ना, समान शिक्षा का कानून पारित कर दो, समान शिक्षा का कानून पारित कर दो। कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए, 10 गांव में एक उद्योग लगना चाहिए कृषि आधारित। अब क्या हुआ है मालूम है? अगर किसान गेहूं पैदा करता है तो होलसेल में 18 रुपया 16 रुपया है, और वो गेहूं अगर धान वो ब्रिटानिया, पार्ले, क्रेटजेक, बिस्किट कंपनियों में चला जाता है तो 350 रुपया किलो बन जाता है। आपके 16 रुपए की चीज 350 रुपये में बिकती है। अगर आलू पैदा करता है किसान तो 10 रुपया किलो है होलसेल में, और अगर आलू का अंकल चिप्स बना दो 100 ग्राम का 20 रुपया है, अर्थात किलो का 200 रुपया है। आपके 10 रुपए की चीज 200 रुपये में बिक रही है। अगर टमाटर अगर 10 रुपया किलो है, उसका टमाटर कैप्चर बना लो तो 100 रुपये में लीटर जाता है ना। काला धन कैसे पैदा होता है मालूम नहीं क्या? 10 गांव में एक उद्योग लगना चाहिए सरकार के पैसे से, और 10 गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं से होनी चाहिए। इससे क्या होगा? कोई आदमी रोजगार उपलब्ध होगा। वो लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी आर्थिकता बढ़ जाए, आपके पास साधन बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे पढ़ लिख कर जाएंगे तो अधिकार की बात करेंगे, और अधिकार नहीं मिलेगा तो व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, विरोध करेंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य समाप्त कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो भी हम कहते हैं 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिख कर देंगे, 100 रुपये के। बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी स्टैंप पेपर पर लिख कर देगी 100 रुपये के मैनिफेस्टो। भारत के इतिहास में किसी ने लिख कर नहीं दिया होगा। हमने आपका वोट लिया इन मुद्दों पर, और अगर हमने अमल नहीं किया तो आप हमको कोर्ट में घसीट सकते हो कि हमको आश्वासन दिया है कि इस नाम पर वोट दो, नहीं किया, हमारे साथ विश्वासघात हो गया। आपके पास दूसरी पार्टी आती है, उसको भी बोलना 100 रुपये के स्टैंप पर लिख कर दो। देखते कौन लिख कर देता है आपको? 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिख कर दो, आप बोलना उनको। ये जो लड़ाई है, ये ईवीएम के विरोध में कोई पार्टी आवाज नहीं उठाई, बीजेपी दोबारा आने वाली, आपका संविधान खत्म हो जाएगा। कोई भी पार्टी आती है तो बोलना ईवीएम का पहले मुद्दा उठाओ, बाद में वोट लेना ना। तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? साथ दोगे? साथ दोगे? आप लोग इस 2019 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो मैदान में है,
लड़ाई लड़ेंगे, आपकी ओर से हम लड़ाई लड़ना चाहते, लेकिन आपके समर्थन के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते, ये बात सच है। और आप समर्थन का आश्वासन दे रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं, यहाँ आए हुए लोग कम से कम अपने 25-50 परिवारों तक इस संदेश को पहुंचाए। इसी आशा विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मूलवासी।